नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहे हैं वो है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, यानी खाली इंडक्टर लगा है, हैविंग इंडक्टेंस एल। तुम्हें पता है इंडक्टेंस एल होती है, जिसकी यूनिट हमने हेनरी की थी इसके फर्स्ट पार्ट में, फोर्थ यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि इंडक्टर होता है, कॉइल की फॉर्म में हमने शो किया था कि ये कॉइलिंग है इस टाइप की, तो ये इंडक्टर है हैविंग इंडक्टेंस एल। सेल्फ इंडक्टेंस और हमने म्यूचुअल इंडक्शन स्टडी की थी ना, सेल्फ का मतलब सिंगल कॉइल की वजह से और म्यूचुअल का मतलब एक कॉइल में वेरिएशन की वजह से दूसरी में करंट इंड्यूस हो रहा था, वो म्यूचुअल था हमारा। फोर्थ यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हम वो कर चुके हैं। अब देखो जैसे एसी सोर्स हमने उसमें भी लगाया था अभी रजिस्टर ओनली में, अब एसी सोर्स फिर से हमने लगाया है। अब यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, सिर्फ इंडक्टर लगा दिया हैविंग इंडक्टेंस एल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने क्या करना है, इग्नोर द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स ऑफ द इंडक्टर, और हमें एज्यूम क्या करना है, इट कंटेन्स ओनली इंडक्टेंस। हमने रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देना कि रेजिस्टेंस इसमें थोड़ी बहुत है तो वो हटा देंगे। हम क्या मानेंगे कि उसके अंदर सिर्फ इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस भी हिंड्रेंस होती है वैसे ऑफ इनटू द पाथ ऑफ द करंट। तो अब हमने क्या कहा, सिर्फ इंडक्टेंस की हम बात करेंगे। तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे, जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है हमारे पास इंडक्टेंस के केस में, तुम्हें पता है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। E इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी होता है, ये डेरिवेटिव ऑफ करंट होता है हमारा। ठीक है, अब ये हमारे पास नेगेटिव साइन क्या शो करता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी हमने लिखा है, हमने ये शो करता है इट ऑलवेज अपोजेज अ कॉज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमने लेंजिस लॉ स्टडी किया था कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है वो उसी को अपोज करता है, इसलिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो ये हमारे पास इंड्यूस हो जाता है ईएमएफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें कितनी वोल्टेज अप्लाई करनी पड़े तो उसका फिर से नेगेटिव लगा देंगे, तो प्लस में ही रखना है हमें। तो माइनस ऑफ माइनस एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा, यानी ई का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी। तुम्हें अगर ये सब नहीं करना, तुम सीधा कह सकते हो अप्लाइड वोल्टेज ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी से स्टार्ट करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या करना है, करंट को एक तरफ रख लो, डी आई को एक साइड रख लो, बाकी चीज़ों को दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो डी आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ई बाई एल इंटू डी टी। अब तुम्हें पता है ई का फॉर्मूला भी हमने कहा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ई एम एफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है, ये वैल्यू यहाँ डाल दो तो हमारे पास ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई एल इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट, क्योंकि यहाँ डी टी आ गया, यहाँ डी आई आ गया, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे टोटल वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट हो गई। तो इंटीग्रेट कर दिया विद इन द प्रॉपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में लगाया, इंटीग्रेशन डी आई हो गया, इंटीग्रेशन राइट साइड में लगाया, ई नॉट बाई एल एक जगह लिख लिया, साइन ओमेगा टी डी टी एक जगह लिख लिया। अब तुम्हें पता है ये कांस्टेंट है ई नॉट बाई एल, इसको बाहर ले लिया, ई नॉट बाई एल को बाहर ले लिया। हमने क्या किया है, ई नॉट डिवाइडेड बाई एल को बाहर ले लिया, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी रह गया। अब साइन किसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन कैसे सोचते हैं इसका, ये किसका डेरिवेटिव था, कॉस का, कॉस में नेगेटिव होता है, और जो एक्स्ट्रा टर्म होती है उससे डिवाइड कर देते हैं इंटीग्रेशन में। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, और माइनस को और ओमेगा को बाहर ले लिया, तो हमारे पास टर्म आ जाएगी आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस कुछ कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमा के लिए सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो तुम। फिजिक्स में लिखने की जरूरत है, मैथ्स में हम लिख देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी हो गया। अब हमें क्या करना है, इस कॉस को अगर लिमिट होती तो उसको सॉल्व करते, टी की जगह वो वैल्यू डाल के। अब लिमिट नहीं हमने लगाई है, प्रॉपर लिमिट ली है, टी तक ली है, तो ये यही रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमने कॉस को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कर सकते हैं। थीटा क्या है, ओमेगा टी। वो क्यों लिखा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जो इक्वेशन लिखी वो साइन में रखी थी और यहाँ कॉस में आ गई। जब हम कंपेयर करेंगे कि आई और ई में क्या रिलेशन है, वो इन फेज हैं या कुछ एंगल का डिफरेंस आया है या नहीं आया, तो इसको इसलिए हमने साइन में चेंज किया है, नहीं तो हम कॉस में भी छोड़ सकते थे। जब वेव बनाएंगे हम कॉस की वेव बना लेंगे, लेकिन वैसे अगर शो करना है तो हमें साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, और 90 माइनस है तो ऑल पॉजिटिव हो गया। और तुम्हें पता है कॉस का साइन में चेंज हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो इसलिए हमने इसको लिख लिया कॉस ओमेगा टी को साइन ऑफ पाई बाई टी माइनस ओमेगा टी। अब इस माइनस को अंदर ले गए, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इस माइनस को अंदर ले गए तो ओमेगा टी बाहर प्लस बन गया और पाई बाई टू क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। तो हमारे पास टर्म हो गई आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम जैसे उसमें किया था,
अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, अगर ये सारी चीज़ें इसका आंसर मैक्सिमम कब होगा, अगर साइन थीटा 1 हो जाए, यानी इस पूरे की जगह क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। मैक्सिमम किसकी आएगी, करंट की वैल्यू। फिर से आई नोट सिंबल दे देंगे उसको, तो आई नोट सिंबल क्या आ जाएगा आपकी बात, इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा इंटू 1, क्योंकि ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, +1 आ जाएगी, इंटू 1 कर दिया, तो ये किसकी वैल्यू है, मैक्सिमम की, तो हमने इसको आई नॉट कह दिया। तो आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा ई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा एल। अब इसकी जगह हमें क्या कर देना है, आई नॉट पुट कर देना है यहाँ, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसको थर्ड इक्वेशन डाल दी। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन, देखो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये थी फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करो। देखो यहाँ साइन ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, यानी ये पाई बाई 2 एंगल पीछे चल रहा है। कौन चल रहा है पीछे, करंट। तो हम वर्डिंग में अगर लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि जो करंट लेग्स बिहाइंड किससे, वोल्टेज से, बाय एन एंगल पाई बाई 2, या इसका उल्टा बोलो कि जो वोल्टेज है वो आगे चल रही है पाई बाई 2 एंगल से, क्योंकि इसने तो एंगल अपना कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये पाई बाई 2 पीछे है। तो ये हम कह सकते हैं कि वोल्टेज लीड्स द करंट, जो आगे चल रही है शो करना है तो लीड वर्ड आएगा। अगर तुमने ये शो करना है वो पीछे चल रहा है, पीछे कौन चल रहा है, करंट, तो हम कहेंगे करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल पाई बाई 2, या हम कह सकते हैं कि वोल्टेज या ईएमएफ लीड द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। यही वर्डिंग लिखा है ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 3 इन एन एसी कंटेनिंग द इंडक्टर ओनली। ऑल्टरनेटिंग करंट आई पीछे चल रहा था, लेग्स बिहाइंड, पीछे चल रहा है वो, इट लेग्स बिहाइंड किससे, ई से, बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 फेज एंगल पीछे चल रहा है, इसका मतलब 1/4 है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अगर हम कोई साइन वेव बनाते हैं, ये मैक्सिमम बनाई, तो ये हमारा पाई बाई 2, और पाई बाई 2 पूरे साइकिल में अगर हम देखें तो टी है, ये टी बाई 2 है, तो टी बाई 4 है, कितने एंगल से है पीछे, 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। समझ आ गया। अब इसका फेजर डायग्राम देखो, जैसे पिछले वाले का हमने फेजर डायग्राम में हमने पहले बार ग्राफ बनाया है, उसके बाद हमने क्या शो किया, ये ई नॉट शो कर दिया, कितना एंगल है ई नॉट में, ओमेगा टी, ये बना दिया। फिर हमने क्या है, आई कितना पीछे है, पाई बाई 2, तो अब ये हमारा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, पाई बाई 2 का एंगल डिफरेंस है। देखो ये हमने कैसे बनाना है, 90 एंगल पे बनाना है, और ये कितना बच जाएगा फिर, ये देखो इसका अगर आई नॉट का एंगल देखूँ इस एक्सिस के साथ, तो क्या हो जाएगा, इस सारे में से ये ओमेगा टी है, ये सारा 90 है, तो 90 में से ओमेगा टी माइनस कर दिया, तो ये एंगल है हमारा, या ओमेगा टी में से पाई बाई 2 हमने माइनस कर दिया क्योंकि ऊपर लेके गए हम, तो हमने क्या किया है, इस टाइप के हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग। अब हमने फेजर डायग्राम में यहाँ ई नॉट बना लिया, क्योंकि आई नॉट में हमारा नीचे है, नीचे क्यों आया, वेव से देख लो, ये इसको बाद चाहिए पहले बना लो, चाहिए पहले बना, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये वेव बनाई, साइन वेव बना ली, दूसरी वेव हमारी क्या थी, कोसाइन था, कोस एंगल था ना, यहाँ कॉस आया था तो कोसाइन एंगल, और नेगेटिव था तो इसलिए नीचे से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हमारी जो वेव आएगी दैट इज़ रॉन्ग वेव। चलो तुमने यहाँ से बना दिया, नहीं तो हमारे यहाँ से ही बननी थी ये वेव, इसको वेरी करना है हमें। बेटा डायग्राम दे, हाँ बिल्कुल। चलो तो जो डायग्राम है हमारा फेजर डायग्राम ये हो जाएगा 0 sin 0 0 sin 90 पर मैक्सिमम पीक वैल्यू हो गई। कॉस की वैल्यू क्योंकि यहाँ कॉस से स्टार्ट था और नेगेटिव से स्टार्ट था, तो हमें डाउनवर्ड से स्टार्ट करना है। अब किसी भी इंस्टेंट पर देखना है तो इन वेव के किसी भी टाइम के दौरान तुम ले सकते हो। मानो सपोज हमने यहाँ ले लिया तो ये वैल्यू हमारी ई बनेगी, और अगर मिडल से लोगे तो ये वैल्यू हमारी कैसे बनेगी, पीक वैल्यू बनेगी, ई नॉट बनेगी। अगर इसके मिडल पे लोगे, इस वेव के मिडल पे लोगे तो पीक वैल्यू बनेगी, और अगर किसी भी टाइम पे लोगे, जैसे हमने यहाँ स्टार्ट यहाँ थी पीक वैल्यू, यहाँ से ले लिया तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बनेगी। तो दिस इज़ अ फेजर डायग्राम क्लियर है। तो अब हमने क्या कहा कि अगर जैसे मैंने कह दिया था कि जो इसको हम देखते हैं इक्वेशन सेकंड को, इसमें हमने क्या देखा, यहाँ जो ओमेगा एल आया है, ओमेगा एल क्या है हमारा, इट बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, और ये रेजिस्टेंस किसकी है, इंडक्टर की है, इसलिए हमने इसका न्यू नेम रख दिया रेजिस्टेंस ना कह के रिएक्टेंस। क्या नाम दिया इसका,
रिएक्टेंस। ठीक है, अगर खाली प्योर रेजिस्टर है तो हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, लेकिन अगर इंडक्टर लगा रखा है या कैपेसिटर लगा रखा है तो हम उसकी रेजिस्टेंस ना बोल के क्या नया नाम बोलेंगे, रिएक्टेंस बोलेंगे। तो रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाय अ सिंबल एक्सएल। कैपिटल एक्स बनाओ, नीचे सिंबल एल लगा दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, रिएक्टेंस हो जाएगी। क्या है ये, रिएक्टेंस। क्यों है रिएक्टेंस, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या था, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट आया था हमारे पास। वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये जो भी वैल्यू है इसका आंसर करंट आया है। इसका मतलब जो भी ये वैल्यू है, ये जो भी टर्म है वो क्या है, एक तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो ओमेगा एल क्या हो गई हमारी, रिएक्टेंस हो गई। किसकी रिएक्टेंस हो गई, इंडक्टेंस की, राइट। तो अब हमने क्या करना है, तो एक्सएल हो जाएगा, इसकी वैल्यू डाल देंगे ओमेगा एल। और ओमेगा तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसकी वैल्यू 2 पाई न्यू भी होती है, तो 2 पाई न्यू इंटू एल भी डाल सकते हैं। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें एक्सएल और न्यू में, तो ग्राफ कैसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब देखो डीसी सोर्स के लिए, डीसी सोर्स क्या होता है, फिक्स वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की, वेरी नहीं करती, चेंज नहीं होती। तो न्यू की वैल्यू फिक्स हो गई, तो जब वेरी ही नहीं करती तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक्सएल क्या हो जाएगा, इसमें 0 डाल दो तो एक्सएल क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब डीसी के रास्ते में वो कोई रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस देता ही नहीं है। इसका मतलब इट ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस टू द पाथ ऑफ डीसी सोर्स। इसका मतलब इट मीन्स प्योर जो इंडक्टर होता है इट कैन नॉट रिड्यूस द डीसी, डीसी को रिड्यूस नहीं कर पाता, वो सिर्फ एसी को कम कर पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। तो अब हमने क्या लगा दिया, सिर्फ कैपेसिटर लगा दिया एसी सोर्स के साथ। स्टार्ट करेंगे वहीं से, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब तुम्हें पता है हमने फर्स्ट यूनिट में किया था Q इज इक्वल टू सी वी, याद है कैपेसिटेंस और उसमें रिलेशन। यहाँ V ना लेके हम E ले रहे हैं बार बार, तो E इज इक्वल टू क्यू बाई सी हो जाएगा। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्यू बाई सी, उसके बाद E की वैल्यू डाल दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्ज की वैल्यू निकाल ली, तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू ई नॉट सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब तुम्हें करंट और चार्ज में रिलेशन पता है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो यहाँ से हमने Q की वैल्यू डाल दी, तो डी बाई डी टी ऑफ ये टर्म हो जाएगी ई नॉट सी साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास टर्म आ गई I इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ई नॉट सी इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो करंट हमारे पास I हो जाएगा ई नॉट सी डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। अब डेरिवेटिव साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और साथ में अब क्योंकि डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव तो मल्टीप्लाई होता है एक्स्ट्रा टर्म, तो कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो जाएगा। अब इस ओमेगा को आगे लिख लो, ई नॉट ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन ओमेगा सी नीचे लिख सकती हूँ, क्योंकि मेन बाय तो ये है, ये ऊपर ही चला जाएगा। किस लिए लिखा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज दिखना चाहिए और नीचे कुछ टर्म दिखनी चाहिए, उसी का आंसर तो करंट आएगा ना। वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट होता है, तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की फॉर्म में दिखना चाहिए वो हमें, तो 1 अपॉन ओमेगा सी लिख दिया। जैसे पिछले वाले आर्टिकल में हमने किया था कि वहाँ पे हमने किया था ओमेगा एल इक्वल टू एक्स सी, ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्स एल। यहाँ हम 1 अपॉन ओमेगा सी को एक्स सी कहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कह देना है, फिर मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, जैसे निकाल देते हैं, क्योंकि कोस आया, कोस को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम्हें पता है साइन पॉजिटिव होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में बदल जाता है, तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी। की क्यों कर रहे हैं हम, फेज रिलेशनशिप देखने के लिए। ये देखना है कि ई वाली इक्वेशन में और आई वाली इक्वेशन में आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन आए हैं, कैसे फेज से वेरी करते हैं। फिर कॉस ओमेगा टी इज़ मैक्सिमम एंड इट इज़ मैक्सिमम, या ये साइन इज़ मैक्सिमम, फिर इसकी वैल्यू मैक्सिमम करंट की आ जाएगी, तो आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी आ जाएगी। तो इसकी जगह ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, आई नॉट लिख सकते हैं, जैसे अब तक करते हैं। तो इक्वेशन हो गई I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। तो अगर इस थर्ड इक्वेशन को और मैं फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करूँ वापस, तो क्या है, यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है या खाली साइन ओमेगा टी है, तो इसका मतलब करंट अब की बार आगे है, लीड कर रहा है। इसका मतलब करंट लीड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू। अगर वोल्टेज की फॉर्म में लिखना है तो वोल्टेज लेग्स बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू। तो हमने लिखा है कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड, इन द AC सोर्स कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली वोल्टेज लेग्स बिहाइंड, या फिर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। क्लियर है। इसके बाद हम फेजर डायग्राम पे आ जाते हैं, एक साइन का एक कोसाइन का, क्योंकि इक्वेशन जो हमारी बनी थी वो कॉस की बनी थी। देखो कॉस की,
मैंने बताया था इक्वेशन जैसी बनी है वो वैसे ही बनाना है वेव डायग्राम। वेव डायग्राम से फेजर डायग्राम पे जाएंगे, तो हमने वेव बनानी, वो साइन वेव हमारी तो मैं जैसे सिंपल बनाते आए हो, कॉस है और वो भी पॉजिटिव है तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, कॉस 0 इज़ मैक्सिमम, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। अब किसी भी इंस्टेंट पे देखनी है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ तक निकाल लिया, तो इसको ये इतनी वैल्यू हो गई ई की, यहाँ हमने देखा तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली आई की वैल्यू छोटी सी हो गई, इनकी वैल्यू डाल देंगे इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और पीक देखनी है तो यहाँ तक आएगा और ये वैल्यू हमारी ई नॉट है, इसकी पीक देखनी है तो पीक वैल्यू यहाँ तक आएगी, तो ये वैल्यू हमारी आई है। अब इनके बीच में एंगल कितना है 90, देखो यहाँ ई नॉट और यहाँ आई नॉट, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 का एंगल है, और ई नॉट ने कितना एंगल बनाया था ओमेगा टी, तो ओमेगा टी ये है, ये 90 है, तो टोटल एंगल कितना हो गया ओमेगा टी प्लस π/2 किसका, आई का, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर हम कहेंगे इसमें भी जो रेजिस्टेंस आई है उसका नाम हमें क्या देना है, रिएक्टेंस। खाली रजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस बोलना है, और अगर हमारा इंडक्टर ओनली है या कैपेसिटर ओनली है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज रिप्रेजेंटेड बाय XC, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/ωc। इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसको क्या बोला था पहले, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो XC की वैल्यू यहाँ क्या है 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू फिर से 2π डाल दो, तो डीसी सोर्स के लिए न्यू 0 हो जाएगा, तो XC क्या हो जाएगा 1/0, दैट इज़ इनफाइनाइट, यानी डीसी के रास्ते में तो बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी टाइम्स वो रेजिस्टेंस दे रहा है, रिएक्टेंस दे रहा है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल क्या कर देता है, डीसी को आगे जाने ही नहीं दे रहा, इसका मतलब डीसी को क्या कर रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है, खत्म, रोक रहा है वहीं पे। इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द पाथ ऑफ डीसी, दैट इज इट ब्लॉक्स द डीसी। फिर से अगर हमें डायग्राफ बनाना है किसके बीच में, XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ग्राफ हमारा इस टाइप का है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।